Hello everyone. My name is Anuj Mishra and I am an MBBS student at AIMS Bhubaneswar right now. My rank in NEET 2022 was AIR 87. तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग जैसे हमने इससे पहले वाला चैप्टर था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने देखा था कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ जो भी हम लोग ग्रॉसली देख सकते हैं प्लांट के बचपन से जो पढ़ते हुए आए हैं, लीफ, रूट और स्टेम, फ्लावर। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के क्या क्या वेरिएशन होते हैं हमने देखा था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में कि इन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट है वो किस तरह के होते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर हम एक प्लांट को डाइसेक्ट करें या फिर अगर हम एक प्लांट को उसके स्टेम को कट करके ट्रांसफर सेक्शन ले या लीफ का ट्रांसफर सेक्शन ले और उसे माइक्रोस्कोप में देखे तो हमको क्या क्या वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को। एक हो जाते हैं आपके मोनोकॉट्स, दूसरे हो जाते हैं आपके डाइकॉट्स। ठीक है, पूरे चैप्टर में इन्हीं दोनों के बीच के डिफरेंसेस हमको बताए गए हैं। ओके, इनके लीफ का स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इनके स्टेम का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इनके फ्लावर और लीफ का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, क्या क्या इनमें वेरिएशन है, इन्हीं सब में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम इसके एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एमसीक्यूज के क्वेश्चंस। ओके, पहला क्वेश्चन कहता है अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम इज स्टेन्ड फर्स्ट विद सैफ्रनिन एंड देन विद फास्ट ग्रीन फॉलोइंग द यूजुअल शेड्यूल ऑफ डबल स्टेनिंग फॉर प्रिपरेशन ऑफ अ परमानेंट स्लाइड। ठीक है, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ स्टेन्ड जाइलम एंड फ्लोएम। तो बेसिकली आपका जाइलम और फ्लोएम, जाइलम आपका स्टेन होता है सैफ्रनिन से और फ्लोएम स्टेन होता है फास्ट ग्रीन से। ठीक है, क्योंकि इन लोग को स्टेन करने का ये आपका रहता है स्टैंडर्ड। तो फ्लोएम फास्ट ग्रीन से स्टेन हो रहा है तो फ्लोएम किस तरह का रहेगा? ग्रीन कलर का। और जाइलम सैफरनिन से स्टेन हो रहा है तो वो किस तरह का रहेगा? वो रेड कलर का रहेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमको दिख रहा है? ये रहा, रेड एंड ग्रीन। जाइलम विल बी रेड एंड फ्लोएम विल बी ग्रीन। बेसिकली होता क्या है कि सैफरनिन जो डाई है ये एसिडिक डाई है और फास्ट ग्रीन जो डाई है वो थोड़ा बेसिक डाई है। तो जाइलम को एसिडिक डाई स्टेन करते हैं क्योंकि जाइलम खुद एक बेसिक स्ट्रक्चर है और फ्लोएम को बेसिक डाई स्टेन करते हैं क्योंकि फ्लोएम एक एसिडिक स्ट्रक्चर है। समझ में आया? इसीलिए हम लोग जाइलम को सैफरन से स्टेन करते हैं और फ्लोएम को ग्रीन से स्टेन करते हैं। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। पहला है मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है? जो आपका डिवीजन जिस टिश्यू में होता रहता है, सेल डिवीजन, उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स के साथ हम मैच कर देंगे। तो ए का हो गया 3। सेकंड है आपका पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है? सिंपल फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, पैरेन्काइमा आपके फ्रूट्स के जो पल्प में मिलता है और आपके प्लांट का जो जहां भी स्पेस फिल करना रहता है ना, वहां पे पैरेन्काइमा भर दिया जाता है कनेक्टिव टिश्यू टाइप्स। चलिए नेक्स्ट है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा का थोड़ा आपका रहता है कि मैकेनिकल सपोर्ट, थोड़ा सा जो बेंडिंग वेंडिंग रहता है ना, जैसे आपका स्टेम बेंडिंग, लीफ बेंडिंग, उस तरह का, उसमें आपका कॉलेनकाइमा हेल्प करता है। ठीक है, तो मैकेनिकल सपोर्ट। चौथा है आपका स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा का काम क्या होता है? उसका भी वही मैकेनिकल सपोर्ट वाला काम रहता है, पर डिफरेंस क्या है? स्क्लेरेनकाइमा आपका थोड़ा सा ज्यादा रिजिड रहेगा। मतलब कॉलेनकाइमा विल अलाउ कंसिडरेट मूवमेंट, बेंडिंग वेंडिंग अलाउ करेगा, पर स्क्लेरेनकाइमा विल बी फुल्ली रिजिड। एंड स्क्लेरेनकाइमा में फाइबर्स रहते हैं, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर एंड स्क्लेरिड्स रहते हैं। तो हमको स्क्लेरिड्स यहाँ पे दिख रहा है तो हम स्क्लेरिड्स से मैच कर देंगे। नेक्स्ट लास्ट है आपका एपिडर्मिस में क्या मिलता है? एपिडर्मल टिश्यू में स्टोमेटा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग। अगेन आ गया मैच द फॉलोइंग। क्यूटिकल। क्यूटिकल रहता है आपका वैक्स का लेयर रहता है, उसको क्यूटिकल कहते हैं। जैसे आपका लीफ या स्टेम है
उसके ऊपर एक वैक्स का लेयर रहता है। इससे क्या होता है कि जो वाटर का लॉस होता है वो कम हो जाता है। जैसे आप भी विंटर्स में, अभी विंटर आने वाले, तो आप भी अपने स्किन में वैसलीन जेली या फिर पेट्रोलियम जेली लगाएंगे, वैक्स की लेयर लगाएंगे, तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी क्योंकि आपकी स्किन से वाटर का लॉस नहीं होगा। तो वैक्स क्या करता है, इवेपोरेशन को प्रिवेंट करता है। तो क्यूटिकल इज द वैक्सीन लेयर। नेक्स्ट इज बुलीफॉर्म सेल। बुलीफॉर्म सेल्स आर लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल, ये एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं मैं, ठीक है, जो सराउंड करते हैं आपके बंडल शीट सेल्स को, ठीक है। सॉरी सॉरी, बुलीफॉर्म सेल्स आर लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल जो कि आपके लीफ में प्रेजेंट रहते हैं। एंड जब वाटर टेंशन लो होता है वो लीफ को क्लोज कर देते हैं ताकि फर्दर प्रिवेंशन ऑफ इवापोरेशन हो सके, ठीक है। ग्रास में मिलता है बुलीफॉर्म सेल्स। नेक्स्ट इज योर स्टोमाटा। स्टोमाटा आर very closely related to your guard cells. Next is epidermis. Epidermis is a single layer. तो हमारा 3 4 1 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। आइडेंटिफाई द सिंपल टिश्यू सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आप फ्लोएम और जाइलम को तो पहले ही हटा दो, इनमें तो बहुत सारे टिश्यू रहते हैं। एपिडर्मिस को भी आप हटा दो। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज नॉट अ सिंपल टिश्यू, ओके, इट इज मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज। पैरेन्काइमा इज द सिंपल टिश्यू। पैरेन्काइमा में एक ही तरह के सेल होते हैं, एक ही तरह का फंक्शन, सबका एक ही तरह का लुक, इसलिए इट इज अ सिंपल टिश्यू। बाकी सब में मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल रहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग एंड शो एंगुलर वॉल थिकनिंग। एंगुलर वॉल थिकनिंग का मतलब अगर ये सेल है, सपोज ये हेक्सागोनल सेल्स हमने ड्रॉ किए, तो एंगल्स पे, इन पे वॉल में थिकनिंग रहेगी, इस एकदम कॉर्नर्स पे थिकनिंग्स रहेगी, यहां पे थिक रहते हैं, ठीक है। एंगुलर वॉल थिकनिंग एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। लिविंग है, एंगुलर वॉल थिकनिंग है, मैकेनिकल सपोर्ट है। चलो, लिविंग है मतलब स्क्लेरेंकाइमा को हटा दो, जाइलम को हटा दो। एंगुलर वॉल थिकनिंग है, मैकेनिकल सपोर्ट है, एपिडर्मिस हटा दो, बचा क्या? कॉलेनकाइमा। एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉलेनकाइमा ओनली। कॉलेनकाइमा में डायरेक्टली आप ये सारी चीजें, ये कॉलेनकाइमा के डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको किसी और चीज के बारे में सोचने का नहीं है। अगर आपको लिविंग और मैकेनिकल सपोर्ट मिल जाए, सिर्फ ये दो पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, तो आप स्क्लेरेंकाइमा नहीं लिख सकते, आप कॉलेनकाइमा डायरेक्ट लगा सकते हो। और इस, जैसे कि इसमें हमको डायरेक्ट एक और चीज दे रखी है कि एंगुलर वॉल थिकनिंग, ये भी आपके कॉलेनकाइमा का कैरेक्टरिस्टिक है। और ये जो एंगुलर वॉल थिकनिंग है, किसके डिपोजिशन से बनता है? पेक्टिन डिपोजिशन से बनता है। पेक्टिन इज डिपॉजिटेड हियर, दैट इज व्हाई इट इज थिक एट द एंगल्स। सो कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी इसमें, हम लोग कॉलेनकाइमा डायरेक्ट लगा देंगे। अच्छा, नेक्स्ट, एपिब्लेमा ऑफ रूट्स इज इक्विवेलेंट टू योर, देखो एपिब्लेमा मतलब, देखो हर जगह आपके सेम चीज को डिफरेंट डिफरेंट नाम बना के रखे हो, ठीक है। तो जो रूट के एपिडर्मिस होती है, ओके, इट इज कॉल्ड एपिब्लेमा, राइट। रूट की एपिडर्मिस को हम लोग कॉमनली एपिब्लेमा कहते हैं एंड इट इज अ सिंगल लेयर, लाइक एपिब्लेमा सिंगल लेयर रहता है एंड इट इज लाइक टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी रहता है। इसीलिए इसको एपिडर्मिस नहीं कहते क्योंकि इट इज रिप्लेस्ड बाय योर पॉर्क एंड ऑल, ये रहता है, ये डिजेनरेट हो जाता है काफी जल्दी, इसलिए इसको हम लोग अलग से नाम दिए हैं एपिब्लेमा। याद रखने की चीज है, भूलना नहीं है। एपिब्लेमा लिखा हुआ है तो समझ जाने की कुछ नहीं है। इट इज द एपिडर्मिस ऑफ योर रूट टिश्यूज। बोथ मोनोकॉट डाइकॉट दोनों में मिलता है आपको। डाइकॉट में इट इज मोर यूज्ड, मोनोकॉट में एपिडर्मिस यूज कर लेते हैं, बट स्टिल आप कह सकते हैं। अ कॉन्जॉइंट एंड ओपन, conjoint and open vascular bundle will be observed in transfer section of, conjoint मतलब ये जाइलम और फ्लोएम पास पास है। ओपन मतलब इन दोनों के बीच में कोई मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा क्या? ओपन का मतलब है इन दोनों के बीच में मेरिस्टेम भी प्रेजेंट, ओके। दिस इज द कॉन्जॉइंट एंड ओपन। तो देखो मोनोकॉट्स तो निकल दिए क्योंकि ओपन तो मोनोकॉट्स में होता नहीं है। अभी कॉन्जॉइंट है और ओपन है, डाइकॉट हो गया, ओपन है तो डाइकॉट, और अभी कॉन्जॉइंट भी है तो डाइकॉट रूट भी निकल गया क्योंकि डाइकॉट रूट में अलग अलग स्कैटर्ड रहता है। ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, फिर से यहाँ जाइलम रहेगा, फ्लोएम अंदर वाले लेयर में, इस तरह से रहता है।
तो बेसिकली सारा आते आते आपका आ जाता है डाइकॉट स्टेम के ऊपर, और ऑप्शन डी हमारा हो जाता है आपका करेक्ट ऑप्शन, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओके, बेसिकली दिखता कुछ इस तरह से है। दिस इज द मेरिस्टेम के, दिस इज द जाइलम, एंड बाहर की तरफ फ्लोएम। इस तरह से अरेंज रहते हैं, 4 से 5 एक लेयर में। नेक्स्ट, interfascicular cambium and cork cambium are present and formed due to। तो बेसिकली क्या 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 इसका कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूँ आपको। ये जो कैम्बियम है, कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इनका ये क्या चीज है। तो बेसिकली क्या हुआ, सबसे पहले आया आपका जाइगोट। जाइगोट डिवाइड किया, बना आपका प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या हुआ आपका, डिफ्रेंसिएशन। उससे क्या बना आपका प्राइमरी परमानेंट। उसमें भी फिर से क्या हुआ आपका डी डिफ्रेंसिएशन, और क्या बना आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम। और उसमें फिर से क्या हुआ, री डिफ्रेंसिएशन, और क्या बना आपका परमानेंट। तो जो आपका प्राइमरी मेरिस्टेम है उसका एग्जांपल आप नॉर्मल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, प्राइमरी परमानेंट का एग्जांपल आप दे सकते हैं पैरेन्काइमा को। सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये हो गया आपका कॉर्क कैम्बियम, इंटर फैसिकुलर कैम्बियम। क्योंकि इसमें क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम बनाने के लिए आंसर तो आपका आ गया डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, आंसर आपका आ गया सेल डी डिफरेंशिएशन। पर होता क्या है कि जो परमानेंट टिश्यूज, परमानेंट सेल्स रहते हैं जो कि डिवीजन की कैपेसिटी हरा चुके हैं, उनमें कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कि ये वापस से मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं। ठीक है, और ये डिवीजन करने लगते हैं और फिर से सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं सेल की। राइट, समझ में आया कि अभी कुछ टिश्यूज थे प्लांट में जो कि डिवीजन नहीं कर सकते थे, उनको हमने परमानेंट टिश्यू बोला था, पर फिर से उनमें चेंज आया और वो डिफरेंशिएशन, डिवीजन करने के लायक हो गए। इसको हम डी डिफरेंशिएशन कहते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन से परमानेंट टिश्यूज बने थे, डी डिफरेंशिएशन से वापस से वो मेरिस्टेमेटिक हो गए। समझ आया आपको। चलिए, फेलोजेन एंड फेलेम रिस्पेक्टिवली डिनोट। तो कॉर्क टिश्यू किस किस चीज से बना रहता है, फेलेम, फेलोजेन एंड फेलोडर्म। फेलोडर्म इज बेसिकली योर कॉर्क। ओके, तो फेलेम आपका है कॉर्क, फेलोजेन है कॉर्क कैम्बियम। ऑलराइट, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, 10th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स इज एपिडर्मिस एब्सेंट, रूट टिप, शूट टिप, शूट बर्ड, फ्लोरल बर्ड, ओव्यूल एंड सीड, पीटियोल एंड पेडिसल। तो देखिए, अप्रोप्रिएट आंसर इसका है रूट टिप और शूट टिप। क्यों? क्योंकि जो रूट का टिप रहता है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, रूट क्या। ओके, एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो कि डिवाइड करेंगे और रूट की लेंथ को बढ़ा। सिमिलरली शूट टिप पे भी आपके एपिडर्मल टिश्यूज एब्सेंट रहते हैं। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस, दिस इज अ सिंपल फैक्ट टू बी रिमेंबर्ड, इसमें ज्यादा कुछ साइंस नहीं है। रूट टिप और शूट टिप पे एपिडर्मिस एब्सेंट रहता है। How many shoot apical meristems are likely to be present in a twig of plant possessing 4 branches and 26 leaves? Okay, तो shoot apical meristems क्या होते हैं? Shoot apical meristem, तो shoot apical meristem में बेसिकली कहाँ पे रहते हैं ये, जैसे आपका शूट है, ये एक ब्रांच है, तो इस ब्रांच के एंगल में एक मेरिस्टेम रहेगा। सॉरी, ब्रांच के टिप पे मैंने एक मेरिस्टेम रहेगा। ऐसे कैसे ब्रांच, कितने ब्रांच है, 4। तो इन ब्रांच के टिप्स पे टिपिकल मेरिस्टेम आपका रहने लग गया। अगेन आपके जो लीव्स है, एक लीफ बनाई मैंने,
इस लीफ के एंगल पे भी मेरिस्टेम रहेगा। ऐसी कैसी कितनी लीव्स हैं? 26 और ब्रांचेस कितने हैं? 4। तो टोटल ऐड करोगे तो कितने हो गए? 30। राइट, योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, शूट एपिकल मेरिस्टेम लिखा है, सॉरी, वेरी सॉरी। एपिकल मेरिस्टेम का मतलब क्या है? जो कि आपके एपेक्स पे रहेंगे। ओके, एपिकल मेरिस्टेम का मतलब आपके एपेक्स में रहने वाला। तो इसमें हम लोग जो लीफ पे लिया था ना, लीफ, ये लीफ है, यहाँ वाले मेरिस्टेम्स को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो एपेक्स पे नहीं है, दीज आर अवे फ्रॉम द एपेक्स। तो एपेक्स में जितनी भी ब्रांचेस है, वी विल काउंट ऑल ऑफ देम। सो दिस इज द शूट। इसके कितने ब्रांच है? 1 2 3 4। ये इसके रूट्स हो गए। काउंट करते हैं मेरे स्टेम्स। टॉप एपेक्स, एपेक्स, ये एक एपेक्स हो गया, 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 और ये वाला भी एक एपेक्स हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट, हाउ मेनी, अच्छा ये हो गया 12th क्वेश्चन। अ पीस ऑफ वुड हैविंग नो वेसल्स मस्ट बिलोंग टू, मतलब इसमें आपके जो फ्लोएम है, फ्लोएम, फ्लोएम में वेसल्स होते हैं ना, फ्लोएम में वेसल्स एब्सेंट है। राइट, तो बेसिकली कौन सा ट्री होगा ये? दिस विल बी अ टिपिकल जिम्नोस्पर्म, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स एब्सेंट रहते हैं और सीव सेल्स भी एब्सेंट रहते हैं। राइट, सॉरी, वेसल्स आपके फ्लोएम में नहीं, जाइलम में होते हैं, और सीव ट्यूब सेल्स भी एब्सेंट रहते हैं फ्लोएम में। यहाँ पे मेरे को पाइन दिख रहा है, तो आई विल गो विद पाइन बिकॉज इट इज अ टिपिकल जिम्नोस्पर्म। राइट, याद होगा आपको कि जिम्नोस्पर्म में आपके फ्लोएम में सीव ट्यूब सेल्स एब्सेंट रहेंगे और जाइलम में वेसल्स एब्सेंट रहेंगे। समझ आएगा? ओके, चलिए नेक्स्ट इज योर 13th क्वेश्चन। अ प्लांट टिश्यू व्हेन स्टेन्ड shows the presence of hemicellulose and pectin। पेक्टिन आ गया बेटा, पेक्टिन जैसे दिखा, आप क्या लगा दोगे? कोलेंजाइम। ओके, 14, in conifers the fibers are likely to be absent in, means like कौन से फाइबर? आपके जो कॉनिफर है, कॉनिफर मतलब आपके जो बेसिकली कौन से प्लांट से? जिम्नोस्पर्म। सो इनके जो फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम, इनमें से किस में आपके फाइबर्स एब्सेंट रहेंगे? तो सेकेंडरी जाइलम इसका आंसर है। यू टू रिमेंबर कि जाइलम फाइबर्स सेकेंडरी एब्सेंट रहते हैं कॉनिफर्स में। ओके, 15th इज व्हेन वी पील द स्किन ऑफ अ पोटैटो ट्यूबर वी रिमूव व्हाट? तो पोटैटो क्या रहता है वैसे? आपका स्टेम, और उसकी भी एक स्किन रहती है। तो बेटा जो स्किन है वो बेसिकली उसके जो कॉर्क कैम्बियम से बनी है। कॉर्क कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द स्किन। तो आप अगर स्किन को हटा रहे हो तो यू आर रिमूविंग द टोटल ऑफ योर पेरिडम, जो कि कॉर्क कैम्बियम और उसके एसोसिएटेड कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स वाले स्ट्रक्चर है। यू आर रिमूविंग द पेरिडम फ्रॉम द स्टेम if you are peeling the skin of a potato. Next is a vessel-less piece of stem possessing prominent sieve tubes would belong to vessel-less। ठीक है, मतलब जाइलम में वेसल्स नहीं है बट प्रोमिनेंट सीव ट्यूब्स है। क्या समझ आ रहा है आपको? सीव ट्यूब तो है पर वेसल्स नहीं है, मतलब फ्लोएम में सीव ट्यूब तो है पर वेसल नहीं है। तो ये याद रखना है आपको। ट्रोकोडेंड्रॉन, दिस इज एन एक्सेप्शन, दिस इज टू बी रिमेंबर्ड, दिस इज अ स्टार मार्क क्वेश्चन। यू शुड रिमेंबर दैट ट्रोकोडेंड्रॉन में सीव ट्यूब्स है बट वेसल्स नहीं है। ओके ओके, so we move to the next question. Which of the following cell types always divides by anticlinal cell division? Anticlinal cell division मतलब जैसे ये cells की layer है अगर, so it will divide like this। okay, मतलब ऐसे इसी डायरेक्शन में ये लोग ऐड करते रहेंगे। ओके, सो आंसर 17 का प्रोटोडर्म इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रोटोडर्म विल ऑलवेज डिवाइड लाइक दिस। बाकी सारे आगे की तरफ डिवाइड करेंगे और पीछे की तरफ डिवाइड करेंगे।
लाइक दे विल डिवाइड लाइक दिस, इधर पे भी डिवाइड करेंगे, इधर पे भी डिवाइड करेंगे, पर ओनली प्रोटोडर्म विल डिवाइड इन वन लाइन, मतलब एक लाइन को बड़ा करके रहेगा। बाकी सब लोग क्या करेंगे, ये इस लाइन को ऊपर भी चौड़ा करेंगे, नीचे भी चौड़ा करेंगे, राइट। सो आंसर इज प्रोटोडर्म। चलिए, व्हाट इज द फेट ऑफ प्राइमरी जाइलम इन अ डाइकोट रूट शोइंग एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ? सेकेंडरी ग्रोथ अगर हो रही है बहुत ज्यादा, तो प्राइमरी जाइलम का क्या होता है, ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है कि बेटा देखो क्रश तो होगा, पर जैसे कि आपका ये प्राइमरी जाइलम था और ये आपका प्लांट का स्टेम है, तो जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो बड़ा हो गया स्टेम, राइट, स्टेम बड़ा हो गया, पर प्राइमरी जाइलम एकदम सेंटर में चला जाता है, ठीक है, एकदम सेंटर में रहता है, इट गेट्स कंप्रेस्ड क्योंकि प्लांट भी बड़ा हो रहा है, ये सेकेंडरी जाइलम है, बट इट विल retain at the center of the axis. It will be present at the center of the axis. मरेगा नहीं, it will be there. वैसे ही डेड टिश्यू है, कहाँ ही जाएगा। वेरी शॉर्ट आंसर में आता है, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ट्रांसपोर्टेड from leaves to various parts of the plants and stored in some cells before being utilized. Okay, what are the cells that store them? तो बेसिकली क्या हुआ, जो आपका फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स है वो लीव्स से कहाँ कौन से टाइप के सेल्स में स्टोर होते हैं, तो इसका आंसर काफी आपका सिंपल है, आप सबको पता है स्टोरेज का काम कौन से टाइप के सेल्स कहते हैं, इट इज पैरेन्काइमा सेल्स, right? Second question says protoxylem is the first form xylem. If protoxylem lies next to phloem, what kind of arrangement of xylem would you call it? तो देखो, ये है आपका protoxylem, metaxylem, this is your phloem, and this is your center and this is your periphery, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका प्लांट है और इस तरह से अरेंजमेंट है। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम के बाहर है, फ्लोएम के पास है, इसलिए इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं एग्जार्च, ओके। इसको हम कहेंगे एग्जार्च काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्रोटोजाइलम, सो आंसर इज एग्जार्च, ठीक है। अगर प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम के अंदर रहता है टुवर्ड्स सेंटर, तो उसको हम एंड आर्च कहते हैं, एंड मतलब इनसाइड, ओके। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा? वही जो पैरेन्काइमा का फंक्शन रहता है, स्टोरेज ऑफ फूड एंड अदर स्टफ, दैट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा, सिंपल। What is present on the surface of the leaves which helps the plant to prevent loss of water but it is absent in roots? अभी हमने देखा था इसका नाम क्यूटिकल, याद आ गया, वैक्सीलियर, लॉस ऑफ वाटर प्रिवेंट कर रहा था, वैक्सीन जेली जैसे। Your next question is, what is the epidermal cell modification in plants which prevents water loss? Water loss को prevent करना है और it is an epidermal cell modification, तो हमको याद आया होगा, इसका नाम रहता है बुल्लीफॉर्म सेल्स। तो ये काफी लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स होते हैं, मैं बताता हूँ कैसे काम करते हैं। जैसा कि लीफ एक्सपोज टू एनवायरमेंट, वाई, क्योंकि आपके प्लांट में क्या है, वाटर काफी ज्यादा है, तो माइक्रोस्कोपिकली क्या हो रहा है, अगर हम इसको एनलार्ज करके देखें, तो अगर आपका प्लांट है ये, तो इसमें बहुत सारे जो बुल्लीफॉर्म सेल्स है उसके अंदर वाटर घुस चुका है, तो वो सारे सेल्स हो गए तगड़े तगड़े मोटे, और एकदम प्लांट के लीफ को उन्होंने ऐसे खोल के रखा, सब रिजिड है, टर्जिड, ठीक है। तो जितने बुलिफॉर्म सेल्स हैं सबने प्लांट के उसको खोल के रखा है, क्योंकि वाटर बहुत सारा अवेलेबल। अभी अगर वाटर हम इनमें से निकाल दें, ठीक है, वाटर निकालना शुरू कर दें हम, वाटर गायब कर दें, वाटर नहीं है प्लांट, अब क्या होने लगेगा, ये सारे सेल एक दूसरे के ऊपर ऐसा सैग करने लगेंगे, ठीक है, ये नीचे आने लगेंगे, ये ऐसे ऐसे बेंड होने लगेगा, तो प्लांट इस तरह से कर्ल हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज उसको ऐसे टर्जिट करने के लिए नहीं है, तो ऐसे गिर जाएगा। तो इससे क्या होगा,
इट विल प्रिवेंट फर्दर लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि पहले ही आपके पास पानी नहीं है प्लांट में, बुलिफॉर्म सेल्स बता रहे कि पानी है नहीं हमारे पास, फिर आप प्लांट को ऐसे खोल के रखे हुए हो तो और इवेपोरेशन हो रहा है, वाटर लॉस होगा। इसलिए बुलिफॉर्म सेल्स में जब पानी नहीं होगा तो ये बेंड होके बंद हो जाएगा, और इट विल प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट। समझ में आ गया आपको बुलिफॉर्म सेल्स किस तरह से काम करते हैं, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What part of the plant would show the following? Radial vascular bundle. Roots will show radial vascular bundle. Then polyarch xylem. It will give you monocot root. Monocot root में polyarch xylem रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मतलब जैसे ये रूट है, आप कट क्रॉस किए रूट को, जैसे कि आपने रूट का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लिया, तो बहुत सारे आपको जाइलम्स, बहुत सारे जाइलम, ओके, नॉट अ फिक्स नंबर, यू कैन गेट एनी नंबर ऑफ जाइलम। नेक्स्ट इज योर वेल डेवलप्ड पिट। दिस इज अ फीचर ऑफ मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम। ये सारे एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस हैं, तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको ये सारी लाइंस एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखी हुई मिल जाएगी। What are the cells that makes the leaf curl in plants during water cells? This is also your bulliform cells. अभी हमने देखा था। देखो bulliform cells पे कितने 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो bulliform cells काफी इंपॉर्टेंट है, you should read them properly. Right? What constitutes the cambial ring? Cambial ring बना के देखते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही आपका जाइलम और फ्लोएम है, ठीक है, थोड़ा छोटा, ये आपका प्लांट है, ठीक है, और बहुत सारा मैंने बना दिया इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, ओके, मैं बना रहा हूँ, ठीक है, मैं ब्लू से बना रहा हूँ आपका इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम है वो वाला ब्लू है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। उसके बाद क्या आता है, मैं ग्रीन से येलो से बनाता हूँ, चलो येलो से मैं बना रहा हूँ, सराउंडिंग टिश्यूज में क्या हो जाता है, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। तो 2 कंपोनेंट्स मिल गए हमको, पहला इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दूसरा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। सो वी गॉट द components of the cambial ring. We can see that this forms a ring. ये रिंग बाद में एक्सपैंड होने लगेगी और प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेगी, ग्रोथ इन द गर्थ, तो ये ऐसे बड़ा होने लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। गिव वन बेसिक फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन फेलोजेन एंड फेलोडर्म। तो वन बेसिक फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन फेलोजेन एंड फेलोडर्म। फेलोजेन इज द कैम्बियम and फेलोडर्म is the cortex, right? तो बेसिकली फेलोजेन इज अ मेरिस्टेम, डिवीजन कर सकता है, बट फेलोडर्म नो डिवीजन। दिस इज अ बेसिक फंक्शनल डिफरेंस, ओके, कि फेलोजेन तो डिवाइड करके आपका कॉर्क बना सकता है, बट फेलोडर्म कैन नॉट divide. Although phelogen is derived from pheloderm, but still pheloderm जब तक pheloderm है वो divide नहीं कर पाएगा, right? Next question, arrange the following in sequence. You would find them in a plant starting from the periphery, phloem, phelogen, pheloderm. सबसे पहले interior most pheloderm, middle में फेलोजेन और एक्सटीरियर में फेलोम। मतलब कॉर्क सबसे पहले होगा, फिर कैम्बियम होगा, कॉर्क कैम्बियम, और उसके बाद सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क बनाता हुआ जाएगा। इफ वन बी बार्क्स अ ट्री, व्हाट पार्ट्स ऑफ प्लांट इज बीइंग रिमूव्ड? तो बार्क बेसिकली किस किस से बनता है? बार्क इज whatever is there outside your vascular tissue. What is bark? Tissues outside vascular
tissues, including secondary phloem also. So if you remove the bark, तो आप क्या क्या रिमूव करोगे? सेकेंडरी फ्लोएम, कॉर्क, या फिर कॉर्क वगैरह लिखने की जगह बेस्ट है पेरिडर्म लिख दो, ठीक है? तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आप रिमूव कर दोगे इफ यू डी बार करती, बार्क अगर हटाओ. The cross section of a plant material showed the following features when viewed under the microscope. Radially arranged vascular bundle, तो ये स्टेम तो हो नहीं सकता, ये रूट है. Xylem strands with exarch condition of protoxylem. Exarch है तो आपका हो गया ये डाइकॉट रूट. एंडार्च होता तो मोनोकॉट होता. What do hardwood and softwood stand for? Hardwood, हार्डवुड मतलब वेसल है जाइलम में, मतलब एंजियोस्पर्म. सॉफ्टवुड मतलब वेसल्स एब्सेंट, मतलब जिम्नोस्पर्म्स, राइट? नेक्स्ट शॉर्ट आंसर में आ गए हम लोग. हमारे पास कुछ कितने 14 शॉर्ट आंसर है. शुरू करते हैं. While eating a peach or pear, it is usually seen that some stone-like structures get entangled in the teeth. What are these stone-like structures called? तो इनका नाम है sclerids, ठीक है? ये आपके sclerenchyma में होते हैं. Sclerenchyma tissue consists of sclerids and fibers. Sclerids are these tough things. जैसे आप pear सपोर्ट, आपने कभी pear अगर खाया है, या फिर आपने जैसे आप एप्पल भी खाते हो एकदम क्रंची टाइप का, जो आपको लगता है ना एकदम चबाते वक्त जो ग्रिटी स्टोन लाइक चीज रहता है जो कि आपके दांत के बीच में फंस जाते हैं, उनको स्क्लेरिड्स कहते हैं. ओके. व्हाट इज द कमर्शियल सोर्स ऑफ कॉर्क? कॉर्क का कमर्शियल सोर्स है कैरकस नाम का एक प्लांट, कैरकस सुबेरस. हाउ इट इज फॉर्म्ड इन प्लांट? तो बेसिकली कॉर्क का फॉर्मेशन किस तरह से रहता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कॉर्क का फॉर्मेशन कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप. तो देखो, मैं बनाता हूँ सबसे पहले सर्कल और सर्कल. तो सबसे पहले आपके प्लांट में एक लेयर रहती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स नाम की. ये जाइलम एंड फ्लोएम है. इसके बाहर सेकेंडरी कॉर्टेक्स है. ओके. जाइलम एंड फ्लोएम, ये सारे आपके वैस्कुलर टिश्यूज हो गए जो मैंने शेड कर दिया रेड से, और उसके बाद सेकेंडरी कॉर्टेक्स है. फिर क्या होता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स में एक लेयर ऑफ सेल्स डी डिफरेंशिएट करते हैं और बनाते हैं आपका कॉर्क कैम्बियम, ठीक है? फिर ये जो कॉर्क कैम्बियम है ये ग्रो करने लगता है और डिपॉजिट करता है व्हाट इज नोन एज योर कॉर्क, ठीक है? बाहर की तरफ एक्सपैंड करने लगता है. दिस इज वन मोर टाइप ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ फ्रॉम द कॉर्क कैम्बियम, राइट? समझ आ गया कैसे कॉर्क कैम्बियम बनता है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स के सेल्स डी डिफरेंशिएट करके कॉर्क कैम्बियम बनाते हैं, और कॉर्क कैम्बियम उसके बाद डिवाइड करके आपका क्या बनाता है, कॉर्क, राइट? आगे बढ़ते हैं. बिलो इज अ लिस्ट ऑफ प्लांट फाइबर्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट दीज आर ऑब्टेन्ड. सबसे पहला है आपका कॉयर. तो बेटा कॉयर कोकोनट, ये फ्रूट से ऑब्टेन होता है, उसके मीजोकार्प से, कोकोनट मीजोकार्प. नेक्स्ट इज योर हेम्प. हेम्प इज स्टेम. कॉटन सीड से ऑब्टेन होता है, ठीक है? सीड एपिडर्मिस. जूट इज योर फास्ट फाइबर. फ्लोएम, फ्लोएम फाइबर, ठीक है? What are the characteristic differences found in the vascular tissue of gymnosperm and angiosperm? Characteristic difference क्या है? जिम्नो में, in the xylem and in the phloem,
vessels absent, sieve tube, cells absent. खत्म. देन देखो जिम्नोस्पर्म में बेसिकली मतलब क्या चीज क्या है. जिम्नोस्पर्म में आपके जो जाइलम फ्लोएम रहता है, ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू आपका रहेगा, पर उनके अंदर जो आपका वेसल और सीव ट्यूब सेल्स ये एब्सेंट है, ठीक है. तो अगर आपको कोई प्लांट मिल गया जिसमें जाइलम फ्लोएम है, तो पहले तो आप बोलोगे कि ये जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म में से कुछ भी हो सकता है. पर उसमें अगर वेसल्स या फिर सीव ट्यूब दोनों में से कोई एक भी एब्सेंट है, तो आप उसको एंजियोस्पर्म नहीं बोल सकते. कि एंजियोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा है कि उसमें दोनों सीव ट्यूब और आपका ये क्या कहते हैं, सीव ट्यूब सेल्स और वेसल्स दोनों प्रेजेंट होना चाहिए. दोनों में से एक भी एब्सेंट है, सो यू विल कॉल नॉट कॉल इट एंजियोस्पर्म, उसको आप जिम्नोस्पर्म में डाल दीजिए. ठीक है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एपिडर्मल सेल्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस इन प्लांट्स. नेम सम ऑफ देम एंड फंक्शन दे परफॉर्म. क्वेश्चन का आंसर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. ठीक है. तो सबसे पहले हम लेते हैं स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल. सबसे पहले जनरल एपिडर्मल. ये क्या चीज होती है? वन लेयर थिक आउटर मोस्ट लेयर. फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन एंड कवर्ड बाय क्यूटिकल. if covered by cuticle, it also prevents water loss. राइट. ये है जनरल एपिडर्मिस का कैरेक्टरिस्टिक. ये आपका वन सेल थिक रहेगा, उसके ऊपर अगर क्यूटिकल है तो वाटर का लॉस नहीं होगा. अभी इसका कुछ कुछ आपका चलो बताते हैं मॉडिफिकेशन. सबसे पहले है रूट हेयर. रूट हेयर में क्या होता है, जो एपिडर्मल सेल है ना रूट में, उसमें मॉडिफिकेशन होता है थोड़ा, और उससे ऐसे स्लेंडर ऐसे ऐसे ब्रांच निकलते, सेल का आउटग्रोथ. इसी को हम कहते हैं रूट हेयर. क्या है? आउटग्रोथ ऑफ रूट एपिडर्मल सेल्स. कुछ लोग कहते हैं रूट हेयर, गलती से बोलते हैं कि रूट हेयर इज डिफरेंट सेल. रूट हेयर्स आर नॉट सेल्स. रूट हेयर आर एक्सटेंशंस ऑफ सेल्स कॉल्ड रूट एपिडर्मल सेल्स. जो रूट के एपिडर्मिस में रहते हैं उनके एक्सटेंशन को हम रूट हेयर कहते हैं. रूट हेयर खुद से कोई सेल नहीं है. अगर रूट हेयर खुद से सेल होता है तो उसका एक और न्यूक्लियस होता, ठीक है, पर ऐसा कुछ भी नहीं. तो रूट हेयर को आप सेल नहीं कहेंगे. हमेशा रूट हेयर को इस तरह से देखना है कि दे आर सम दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल. ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ द सेल. जैसे कि सीलिया हो गया, फ्लैजेला हो गया, वैसे ही रूट हेयर हो गया. समझ में आया ना. और इसका फंक्शन क्या है? इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन रूट. तो इसका सरफेस एरिया देखो कितना बढ़ गया, कितना ज्यादा सरफेस एरिया है. और एक सेल का सिर्फ इतना सा था, इससे बढ़ के भी देखो कितना ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर पा रहा है एक सेल. तो इससे क्या होता है, आपका अब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी जो है वो काफी बढ़ जाती है. मतलब आप जनरली सोच सकते हो कि एक रूट है जिसके पास रूट हेयर नहीं है, कितना कुछ लॉस कर रहा है वो रूट. वो कितना कम सरफेस एरिया कवर कर पा रहा है, उसका अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल इज वेरी लेस. दैट विल बी detrimental for its survival, and it is not a good news for your root. So this root hair is a good modification for your survival. Next is, आगे बढ़ते हैं. Next is your ट्राइकोम. ठीक है, ट्राइकोम इज अ स्टेम हेयर. तो ट्राइकोम क्या रहता है? जैसे स्टेम की एपिडर्मिस है, बीच में एक एपिडर्मल सेल खुद एक हेयर सेल टाइप्स बन जाएगा. ठीक है, ऐसे हेयर सेल्स टाइप दिखने लगेगा आपको. इसको आप ट्राइकोम्स आर यूनिसेल. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल, इट इज कंप्लीट सेल इज नोन एज ट्राइकोम. ओके.
अभी इसका काम क्या है स्टेम में, स्टेम हेयर्स कहते हैं इसको। कभी कभी आपने एक स्टेम को ऐसे पकड़ा होगा तो उसमें से छोटे 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 बाल जैसे देखते हैं, जैसे ये स्टेम है, फाइन 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 फाइन, बाल जैसे दिखेंगे। एकदम यंग स्टेम को पकड़ोगे ना, जैसे तुलसी के स्टेम को या फिर किसी हर्ब के स्टेम को, तो आपको पता चलेगा कि कैसे फाइन हेयर रहते हैं उसमें, राइट। इन्हीं हेयर्स को क्या कहते हैं, ट्राइकोम। इसका काम क्या है, प्रिवेंट वाटर लॉस बाय ट्रांसपीरेशन। तो जो भी वाटर ट्रांसपीरेशन, जैसे यहाँ पे एक स्टोमेटा है और यहाँ से वाटर लॉस हो रहा है, तो क्या होगा, सारा वाटर जाके इस एरिया में ये जमा लेंगे, तो वाटर का लॉस नहीं होने देंगे, वाटर को कंजर्व करेंगे। वरना अगर ये सेल्स एब्सेंट होते, जैसे राइट साइड में, तो सारा वाटर आपका उड़ जाता, ठीक है। पर क्योंकि ये है इसलिए वाटर का इतना लॉस नहीं होता, राइट। लॉस ऑफ वाटर प्रिवेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वुलिफॉर्म सेल्स, दे आर प्रेजेंट ऑन द, जो लीफ है यहाँ पे सेल्स पर प्रेजेंट होती है, वुलिफॉर्म सेल्स। सो व्हेन देयर इज इनफ वाटर, टर्जिड हो गए सेल्स, टर्जिड हो गए सेल्स तो सारा लीफ का सरफेस हो जाएगा आपका, एंड व्हेन दे आर फ्लैसिड, so your leaf will be curling inwards, and they are flaccid, your leaf will ऐसे सो जाएगा लीफ, क्योंकि सेल्स में पानी ही नहीं है, सेल्स में ताकत नहीं है उठाने की लीफ को। जब पानी भरेगा बलून की तरह फूल जाएंगे सेल्स और लीफ ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। तो ये बुलिफॉर्म सेल्स भी प्रिवेंट वाटर लॉस, राइट। बुलिफॉर्म सेल्स आल्सो प्रिवेंट योर वाटर लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टोमेटा में चलते हैं। स्टोमेटा बनाते हैं ग्रीन कलर। स्टोमेटा इज बेसिकली द पोर, सो दिस पोर इज नोन एज स्टोमेटा, बट there are these cells which are modifications of epidermal cells. These are known as guard cells. गार्ड सेल्स का भाई जो इनर वाला वॉल रहता है ना, इट इज वेरी थिक एंड इलास्टिक, एंड आउटर वॉल इज वेरी थिन, थिक आउटर वॉल इज थिन, ठीक है। सो गार्ड सेल्स का क्या, स्टोमेटा का ओपनिंग क्लोजिंग किस तरह से रहता है, जब पानी बहुत ज्यादा है प्लांट में, प्लांट पानी को उड़ाना चाहते हैं अपने बॉडी से, तो गार्ड सेल्स में पानी घुस जाएगा। गार्ड सेल्स ऐसे थे, पानी घुस गया तभी फूलना चालू करेंगे। पर ये उसका, ये वाला है उसका आउटर वॉल, ये वाला है इनर वॉल। जो आउटर वॉल है वो आराम से एक्सपैंड कर सकता है, पर इनर वॉल विल बी रिजिड। तो आउटर वॉल एक्सपैंड कर रहा है कर रहा है कर रहा है, इनर वॉल को अंदर की तरफ पुश कर रहा है, तो इसी तरह से ये बीन शेप्ड बन जाता है और एक पोर बन जाता है, उन दोनों के बीच में खुल जाता है एक पोर। इसी पोर को स्टोमेटा कहते हैं। इस स्टोमेटल पोर के आसपास गार्ड सेल है, उनके आसपास कुछ और सेल्स रहते हैं, इनको हम एक्सेसरी या सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। दे आर आल्सो मॉडिफिकेशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। ये सब्सिडरी सेल्स भी आपके एपिडर्मल सेल्स के मॉडिफिकेशंस होते हैं, राइट। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, एपिडर्मल सेल्स वाला क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। The lawn grass, Cynodon dactylon needs to be mowed frequently to prevent its outgrowth. Which tissue is responsible for its rapid growth? तो जैसे हम सबको पता है कि भाई जो भी आपके लॉन, अगर आपने कभी ग्रास देखी होगी तो उसको आपको रैपिडली काटना पड़ता है, वरना फिर घास बड़ी हो जाती है। क्यों क्यों होती है घास बड़ी? क्योंकि उनमें रहता है एक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? इंटर कैलरी, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो जो मेरिस्टेम रह रहा है और इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, इसके वजह से
क्या इंटर कैलरी मेरिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे ये आपका स्टेम है, ये नोड रेड रेड से, और उसके बीच में जो भी है वो इंटर नोड। नोड पे आपके लीफ, ब्रांचेस इस तरह से डेवलप हो रहे हैं। इंटर नोड पे रहता है भाई आपका इंटर कैलरी मेरिस्टम। ये आपके इंटर नोड्स को रैपिडली ऊपर नीचे बढ़ा देता है, इसीलिए आपका प्लांट ऐसे ऊपर बढ़ता रहता है। क्यों जरूरत है? क्योंकि देखो ये जो प्लांट्स रहते हैं ना, घास, ये दे आर ससेप्टेबल टू ईटिंग। जो आपके ग्रेजिंग एनिमल्स रहते हैं वो आपके घास को बहुत जल्दी खाते रहते हैं। तो अगर ग्रास रैपिड ग्रोथ नहीं करेगा, इफ इट इज नॉट एबल टू डू रैपिड ग्रोथ, देन द प्लांट विल डाई। सारी घास खा लेंगे, मर जाएगा प्लांट। इसीलिए इनका ऐसा मॉडिफिकेशन है, जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम इनमें मॉडिफाई हुआ है, उसी की वजह से इनमें रैपिड ग्रोथ रहता है। ठीक है। Plants require water for their survival, but when watered excessively, plants die. Discuss. तो भाई हम सबको पता है, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया। कोई भी चीज आप एक्सेस में लेंगे तो आपके लिए हानिकारक है। जैसे आप एक्सेस खाना खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, आप कम खाना खाएंगे तो आप पतले हो जाएंगे, मर जाएंगे। एक्सेस खाना खाएंगे ओबेसिटी हो जाएगी आपको। तो कोई भी चीज एक्सेस में लेते हैं वो मतलब अपना हार्म ही करती है। जैसे आप एक्सेस कोई भी केमिकल खा लिए या फिर एक्सेस, इसीलिए प्लांट्स को भी उसी चीज को एक्सेस में नहीं देना चाहिए। जो बच्चे रहते हैं, अब उनको पता नहीं रहता, उनको उस पानी देने को बोला जाए तो बहुत सारा पानी दे देंगे प्लांट्स को, प्लांट्स उससे मर भी सकते हैं, उनकी मौत भी हो सकती है। ठीक है। क्यों मरेंगे? इसका बेसिकली देखो, प्लांट्स को कोई भी चीज आप एक्सेस में दोगे ना, तो मरने की चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर अच्छा सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। प्लांट्स के अंदर लिवर नहीं है। आपके पास तो लिवर है, आप कोई केमिकल खा भी लिए, कोई चीज हार्मफुल चीज खा लिया, आपका लिवर क्या करेगा, उसको तोड़ ताड़ के कुछ ना कुछ ट्राई करके लेस हार्मफुल में कन्वर्ट करवा देगा। पर प्लांट्स के पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो कि एक्टिवली मेटाबोलाइज कर सके इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को। प्लांट्स आर नॉट इम्यून टू दीज सब्सटेंसेस। आप प्लांट को कुछ टॉक्सिक खिलाओगे तो इट विल डेफिनेटली डाई, इट विल नॉट बी एबल टू मेटाबोलाइज इट। वेरी लेस मेटाबॉलिज्म होगा प्लांट्स में। जो भी मेटाबॉलिज्म होगा वो प्लांट के सेल में ही होगा। ठीक है। कोई एक ऑर्गन नहीं है प्लांट के पास, दे डोंट पोजेस ऑर्गन्स लाइक अस। तो आप थोड़ा ध्यान से प्लांट को कुछ भी दे, सप्लीमेंट भी दे रहे हैं तो कम कम जितना भी डोज है उतना दे। कभी कभी हम मिनरल वगैरह देने लगते हैं, काफी ज्यादा मिनरल डाल देते हैं, उससे भी प्लांट्स की डेथ हो सकती है। एक्सेस में कोई चीज प्लांट्स को मत दे। ये सब फार्मर्स को पता रहता है कितना क्वांटिटी में आपको फर्टिलाइजर वगैरह डालना है, ये सब फॉलो करना चाहिए गाइडलाइंस। वरना फिर ऑस्मोसिस वगैरह डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन हाइपोटोनिक सोल्यूशन बनने के चांसेस रह जाते हैं।